The very first, you can say, the classification or biological classification of living organism was given by Aristotle. And the very first classification was given by Aristotle. And what he did, he classified animals into two categories, that is plants and animals. But he classified plants into three categories, that is trees, herbs, and shrubs. So he classified plants into three categories, trees, herbs, and shrubs, and animals into two categories. One was with red blood cells and without red blood cells. Note कर लिया? Written? Yes, ma'am. इसके बाद next आए थे Linnaeus, that we have discussed in yesterday's class. Linnaeus has given classification of living organism in two kingdom system. Means Yes, ma'am. Linnaeus has classified organism into two kingdom system. So this two kingdom system was given by Linnaeus. और ये टू किंगडम सिस्टम में दो कैटेगरी थे, प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे थे या पाए जा रहे थे वो सिर्फ दो कैटेगरीज में ही डिवाइडेड थे, प्लांट्स और एनिमल्स. लेकिन ये डिस्कार्ड हो गया. क्यों? क्योंकि अपने लिमिटेशंस की वजह से. क्या थी लिमिटेशंस? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच कोई डिफरेंशिएशन नहीं था टू किंगडम सिस्टम में. यूनिसेलुलर और बाइसेलुलर या मल्टीसेलुलर के बीच कोई डिफरेंस नहीं था. फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में कोई डिफरेंस नहीं था. एल्गी और फंजाई में कोई डिफरेंस नहीं था. इसलिए इस क्लासिफिकेशन को सक्सेस अचीव नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना प्लांट कैटेगरी में आ सकते थे ना एनिमल कैटेगरी में आ सकते थे, उनको किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते थे टू किंगडम सिस्टम में. दैट इज व्हाई इट वाज डिस्कार्डेड. और इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत लंबे समय तक इनएडिक्वेट माना गया. और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया उसके लिए क्राइटेरिया सेट किया कि अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो भी देगा वो इन बेसिक क्राइटेरिया पर ही क्लासिफाई करेगा. दैट इज मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन, methods of reproduction, habitat, body structure, और you can say body structure या इसे सेलुलर लेवल भी कह सकते हैं. इस बेसिस पे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा. और ये जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया वो था विटेकर ने. Whittaker, R.H. Whittaker has given the classification of five kingdom system. That was five kingdom system. अब ये फाइव किंगडम सिस्टम का क्राइटेरिया क्या था? सबसे पहला क्राइटेरिया था आपका सेल टाइप, किस तरीके की सेल है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है. दूसरा हमने डिस्कस किया, दूसरा क्राइटेरिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं. तीसरा क्राइटेरिया था, सेल वॉल के बाद तीसरा क्राइटेरिया क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फोर्थ था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. और फिफ्थ था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये क्राइटेरिया था फाइव किंगडम सिस्टम के लिए कि फाइव किंगडम सिस्टम किस बेसिस पे क्लासिफाई होगा. और यहाँ पर पांच किंगडम बना दिए. सबसे पहला मोनरेंस, प्रोटिस्टेंस, किंगडम देन फंजाई, और फंजाई के बाद प्लांटे एंड एनिमिलिया. तो मोनरेंस, पॉरिफेरेंस, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, ये जो फाइव किंगडम सिस्टम था ये इन फाइव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया. अब सबसे पहला है आपका सेल टाइप. सेल टाइप का हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि भाई प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. तो सिर्फ और सिर्फ मोनरेंस में, सिर्फ और सिर्फ मोनरेंस में ही प्रोकैरियोटिक टाइप था. और प्लॉरीफेरेंस, फंजाई, प्लांटे और सब में यूकैरियोटिक कैटेगरी. तो यहाँ पर सिर्फ यूकैरियोटिक कैटेगरी थी. जस्ट अ मिनट.
audible now, Jaswinder? Yes, ma'am. Okay, I think the voice will be more clear now. तो यहाँ हम आपको ये बता रहे थे कि ये Yes, इन ma'am. क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स या 5 किंगडम्स थे उनको डिस्क्राइब किया। सेल टाइप सिर्फ मोनरेंस में ही प्रोकैरियोटिक टाइप थे, बाकी सब में यूकैरियोटिक था। सेल वॉल जैसे कि मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि सेल वॉल 3 कैटेगरी के होते हैं, आज हम फिर बता रहे हैं। सेल वॉल 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होती है पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड की सेल वॉल, दूसरी काइटिन मतलब कार्बोनेट की सेल वॉल, और तीसरी होती है आपकी सेल्यूलोज की सेल वॉल, जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो मोनरेंस में नॉन सेल्यूलोजिक कैसी थी? नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड्स की। बाकी पॉरीफेरेंस में नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल थी, लेकिन फंजाई में और कुछ में थी और कुछ में नहीं थी। मतलब यहाँ पर 50-50 था, समवेयर हैविंग पॉरीफेरेंस, समवेयर नॉट हैविंग। फंजाई में काइटिनस थी, मतलब हार्ड थी, कार्बोनेट की थी, और प्लांटे में सेल्यूलोजिक थी और एनिमेलिया में एब्सेंट थी। तो यहाँ प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनरेंस को छोड़कर सभी में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के साथ मेम्ब्रेन भी थी। तो सिर्फ आपके किंगडम मोनरेंस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सिंगल सेल्ड है, बाइसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो मोनरेंस और प्रोटिस्टेंस आते हैं सिंगल सेल्ड में, बाकी सभी कैटेगरी तीनों हमारी आएंगी किसमें? मल्टी सेलुलर में। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम मोनरेंस की बात करें तो मोनरेंस में हमें तीनों मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक और हेट्रोट्रॉफिक। यानी कि अपना खाना खुद भी हाँ, अपना खाना ये खुद भी बना सकते हैं। दूसरा, ये डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डेड ऑर्गेनिजम्स पे भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन प्रोटिस्टेंस जो कि यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक होगा, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। और ये कीमोट्रॉपिक भी हो सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक केमिकल सराउंडिंग में अवेलेबल हैं उनको यूज करते हुए भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। बाकी फंजाई हेट्रोट्रॉफिक, प्लांट्स प्योरली ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद सिंथेसाइज करेंगे, और किंगडम एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक। अब हम इनके बारे में क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ चुके हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक के पेज 3 और 4 पे मिल जाएगा, जो भी हमने अभी पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया। NCERT book 3 and 4. Now the next heading which I am going to tell you today is kingdom monerans. इसके special features अभी आपको हम बताएंगे कि how on what basis we are going to categorize organisms in kingdom monerans. ठीक है, तो अब आपकी next heading है kingdom monera. क्या स्पेशल फीचर्स होंगे किंगडम मोनेरा? तो राइट डाउन दिस हेडिंग इन योर कॉपी। लिख लिया? इसके बारे में कुछ बातें तो हमें मालूम ही है, Yes, ma'am. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जितने भी सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? जितने भी सिंगल सेल्ड, अब हम आपका पेज या आपके जो भी आपका पीडीएफ आपके पास है, you must be observing figure 2.1 of page 3. Are you able to see? If you want, you can make your screen Yes, share of ma'am. this. आप अगर मोबाइल पे स्क्रीन शेयर भी यूज कर रहे हैं तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, पेज 3, इफ यू वांट यू कैन डू दैट। तो यहाँ पर किंगडम मोनरेंस, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन किंगडम मोनरेंस दैट यू हैव टू राइट डाउन, इट इज प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। लिख लिया? इट इज, Ma'am, yes, ma'am. हाँ लिखो, monerans are prokaryotic single celled organisms. Prokaryotic single celled organisms. Single celled organisms. Written? Yes, ma'am. Next, they are found in extreme habitats as well as hot springs. They are found in
extreme habitats as well as hot springs. Written? Yes, ma'am. Hot springs, comma, deserts, deep oceans. और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में आप एक पॉइंट लिखिएगा, even they can survive in that habitat where other organisms can't. Even they can survive in that habitat where others cannot. लिख लिया? Yes, ma'am. इसका मतलब ये है कि मोनरल्स उन हैबिटेट्स में भी एग्जिस्ट और सर्वाइव कर सकते हैं जहां पर आम ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस भी नहीं है। मतलब हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट, डीप ओशंस और ऐसे ऐसे हैबिटेट में ये पाए जा सकते हैं जहां पर कोई और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव तक नहीं कर सकता। ठीक है? Okay, ma'am. बैक्टीरिया, the sole member of monorin. Bacteria is sole member of, next point, bacteria is sole member of kingdom Monorin, which is of 4 categories. Bacteria, which is a sole member, that is a sole member of Monorin. Bacteria, sole member of Monorin is of 4 categories. Is of 4 categories on the basis of their shape. Is of 4 categories on the basis of their shape. लिख लिया? Yes, ma'am. इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया इसका एक सोल मेंबर है जो 4 कैटेगरी का हो सकता है सिर्फ अपने शेप के बेसिस पे। डैश करके लिखिए। स्फेरिकल कॉकस, कॉकस स्पेलिंग आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। स्फेरिकल कॉकस, Ma'am, then ma'am. रॉड शेप बैसिलस, दूसरा रॉड शेप बैसिलस, रॉड शेप बैसिलस। Ma'am, then. ओके, नेक्स्ट कॉमा शेप वाइब्रियम, कॉमा शेप वाइब्रियम जिसे हम विब्रियो भी कहते हैं कॉमनली। कॉमा शेप वाइब्रियम जिसे हम विब्रियो भी कहते हैं। एंड लास्ट है स्पाइरल स्पाइरुलम, स्पाइरल स्पाइरुलम जिसे हम स्पाइरेला भी कहते हैं। स्पाइरल स्पाइरुलम दैट इज स्पाइरेला आल्सो, जिसके डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी पेज 3 2.1 पर मिल जाएगा। क्लियर? Okay, ma'am. ये सारे बैक्टीरिया बहुत सिंपल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। अब अगर इनको हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इज विद रिस्पेक्ट टू देयर न्यूट्रिशन मोड, यानी कि न्यूट्रिशन मोड पर ये बैक्टीरिया थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और कीमोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है उससे भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। मेजॉरिटी इसकी हेट्रोट्रॉफ्स है, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट है, और सेप्टोट्रॉफ भी हो सकते हैं। तो दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी। और इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिस वजह से अलग अलग हैबिटेट्स में एक ही तरीके के बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग हो सकता है। मतलब एक ही कैटेगरी अगर अलग अलग हैबिटेट में जाती है तो अलग अलग हैबिटेट में इनका मेटाबॉलिज्म अलग तरीके का होता है, जिसके बेसिस पे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट रखते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक या कीमोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में सिंपली डिपेंडेंट ऑन अदर भी हो सकते हैं, और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग आर्की बैक्टीरिया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आर्की बैक्टीरिया एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं।
Archaebacteria are also known as harsh habitat bacteria. Harsh habitat bacteria. Harsh habitat bacteria. Comma. They can be of following types. They can be of following types. They can be of following types on the basis of. They can be of following types on the basis of. On the basis of their habitats. On the basis of their habitats. On the basis of their habitats. लिख सबसे पहला Yes, ma'am. हॉट स्प्रिंग हैबिटेट. हॉट स्प्रिंग हैबिटेट में जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं थर्मो. हॉट स्प्रिंग हैबिटेट में थर्मो एसिडोफाइल. थर्मो एसिडोफाइल. नेक्स्ट है सॉल्टी एरिया हैबिटेट. सॉल्टी एरिया हैबिटेट के आर्कीबैक्टीरिया को कहते हैं हेलोफाइल. हेलो मतलब सॉल्ट. जैसे यहाँ पे थर्मो का मतलब हीट. तो हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स, सॉल्टी एरिया में हेलोफाइल्स. और थर्ड है माशी एरियाज. माशी एरियाज. माशी एरियाज में जो पाए जाते हैं माशी एरिया. माशी एरियाज वाले को कहेंगे मिथानोजेंस. माशी एरियाज वाले का नाम है मिथानोजेंस. मिथानोजेंस. माशी एरियाज मिथानोजेंस. फुल स्टॉप. अब लिखिएगा नेक्स्ट मिथानोजेंस के बारे में. मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. मिथानोजेंस are also present in the gut of ruminants. Ruminant जो जुगाली करने वाले organisms होते हैं. Methanogens are also present in the gut. Gut, G-U-T, gut. आंत के पास एक जगह होती है gut. डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है गट, जो कि रूमिनेंट्स में होता है. गट. Yes, ma'am. गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. RUMINANT. like cows and buffaloes. Cows and buffaloes. Full stop. Next point. Methanogens are also responsible for the production of methane. Methanogens are also responsible for the production of methane from dung of ruminal animals. Methanogens are also responsible for the Methanogens are also responsible for the production of methane. Production of methane. Methane का common name biogas. For the production of methane. Biogas from the dung of ruminants. गोबर. Dung of ruminants. Dung of ruminants. लिख लिया? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया ही वो बैक्टीरिया आप कह सकते हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेट में पाए जाते हैं. और नेक्स्ट कैटेगरी मोनेरेंस की है यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ मोनेरेंस. यू बैक्टीरिया. 3 तरीके के बैक्टीरिया हमने पढ़े मोनेरेंस में. पहला था कॉकस, विब्रियो, स्पाइरेला. ये थे शेप्स के बेसिस पे डिफरेंट. फिर हैबिटेट के बेसिस पे आर्कीबैक्टीरिया आए. और आर्कीबैक्टीरिया एक स्पेशल कैटेगरी है मोनेरेंस की. उन मोनेरेंस की जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, जहां कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता. फिर हम आते हैं यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया वो कैटेगरी है मोनेरेंस की जिसने सबसे पहले लाइफ एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, यानी कि ब्लू ग्रीन, जिसे हम फर्स्ट लाइफ फॉर्म मानते हैं. इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ठीक है? जस्ट मिनट.
ओके मैम। यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आया होगा। यस मैम। अच्छा विमल जी मैथ्स की स्टूडेंट तो नहीं है, नो मैम। बायो की है, तो बेटा पूछ लेना कि व्हाई शी हैज। यस मैम, मैं उसका नेटवर्क नहीं, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम थी मैम। अच्छा मैसेज किया आपको, नेटवर्क प्रॉब्लम थी आज। यस मैम। यस मैम। बेटा उसी के लिए मैंने ये सेकंड क्लास रखी थी, आप नोट्स उसे दे देना जो आज मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ ओके मैम। रिकॉर्डेड हम आप